जी बिस्मिल्लाह करते हैं। IAS 8 ये डील करता है 4 चीजों को। वैसे आपको ज्यादातर लगेगा 3 चीजें, लेकिन ये बेसिकली 4 चीजों को डील करता है। सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी। सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, सेलेक्ट करना और अप्लाई करना। एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, ठीक है। अब आपके दिमाग में 2 ऑप्शन आएंगे, क्या हम इसको डेफर्ड इनकम में लिखें या डायरेक्टली डिडक्ट करें। ये आपकी पॉलिसी होगी। पहले आप एक पॉलिसी सेलेक्ट करोगे और फिर अप्लाई करोगे। इसी तरह से आप एक प्लांट खरीद के आ रहे हो, आपने उसका अपनी बुक्स में लिख लिया इनिशियल रिकॉग्निशन एट कॉस्ट, फिर आपने सब्सिक्वेंटली करना है। आपके दिमाग में 2 चीजें हैं, कॉस्ट मॉडल पे रखें या रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखें। ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने जब ये डिसाइड करना है कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट कैसे करना है, रिकॉग्नाइज कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, वो अकाउंटिंग पॉलिसी होता है। पहले करेंगे सेलेक्ट और फिर करेंगे अप्लाई। सेलेक्ट और अप्लाई अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड करना है। सेलेक्ट एंड अप्लाई अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। एक तो बात ये डील करेगा इस चीज को। दूसरी ये कौन सी बात डील करेगा? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। डेप्रिसिएशन पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये दूसरी बात। हाँ जी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? आपने पहले अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की, अप्लाई भी कर दी, बाद में आपको पता चला कि इसकी तो चेंज करने की जरूरत है। जो हमने अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट की है उससे हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है, तो क्या चेंज करने की इजाजत है? प्रॉफिट कम आ रहा है, नहीं। चेंज करने की इजाजत सिर्फ 2 सूरतों में है। स्टैंडर्ड कहे या उसकी प्रेजेंटेशन रिलायबल, मोर फेथफुल, मोर अप्रोप्रिएट हो। प्रेजेंटेशन बेहतर हो और स्टैंडर्ड अलाउ करे, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकते। दूसरा ये स्टैंडर्ड डील करता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब एस्टिमेट्स में क्या क्या अच्छी चीजें आती हैं? लाइफ चेंज हो जाए तो कैसे डील करना है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाए तो कैसे डील करना है, अगर आपने एनआरवी चेंज करनी है तो कैसे, मतलब जिस पर एस्टिमेट्स होता है। 3-4 एस्टिमेट्स तो आप पहले जानते हो, 2-3 मैं और बता देता हूं। लाइफ चेंज हो जाए, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाए, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए, ये तो आप 3 पहले ही जानते हो। बैड डेट्स की प्रोविजन चेंज हो जाए, चेंज इन एस्टिमेशन। प्रोविजन ही है ना, बैड डेट्स के हो सकता है इतने हमारे बैड डेट्स हो जाएं। एनआरवी की वैल्यू चेंज हो जाए, क्योंकि एनआरवी क्या चीज है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, वो चेंज भी तो हो सकती है। उसके बाद प्रोविजन फॉर वारंटी, और जिस चीज के साथ भी प्रोविजन है ना, जिस चीज के साथ भी, वो चेंज इन एस्टिमेशन होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? चेंज इन एस्टिमेट्स। उसके बाद एक तीसरी चीज को ये करता है प्रायर पीरियड एरर। प्रायर पीरियड एरर। अच्छा, प्रायर पीरियड एरर किसे कहते हैं? एक तो होता है ना करंट ईयर में गलती, जो करंट ईयर की गलती होती है ना उसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर आपको करंट ईयर का एरर पता चल गया उसको रेक्टिफाई कर दोगे। अगर आपने आज से पहले कोई गलती की है, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, और पता आ चला है, अब उस गलती को ठीक करेंगे। उस गलती को तब से लेकर अब तक सारा कैसे ठीक करना, ये स्टैंडर्ड हमें सिखाएगा।
ओके होगी बात। इसके अंदर दो बातें आगे हम पढ़ेंगे, एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन एरर। ये दो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन प्रायर पीरियड एरर। जब भी ये काम हो आपने करंट ईयर को तो ठीक करना ही करना है, आपने पिछले सालों को भी ठीक करना है। करंट ईयर को ठीक करना ही करना है, आपने पिछले सालों को ठीक कैसे करना है कि जैसे कभी एरर हुआ ही नहीं था, जैसे पॉलिसी शुरू से यही थी। मतलब सारे वो जो पुराना मेथड है उसको खत्म करना है, नए मेथड से पिछले सालों को भी रीस्टेट करना है। इसे बोलते हैं, टर्म्स को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। जैसे ये शुरू से था ही ऐसे। हाँ, अगर उसने 10 साल पुरानी गलती हुई है तो हम जो रीस्टेट करेंगे ना वो 2 सालों को करेंगे, बाकियों का कलेक्टिवली इफेक्ट ले लेंगे। हाँ जी, गलती तो कोई भी हो सकती है और ऐसा हो सकता है कि नहीं पता चलता, क्योंकि ऑडिटर करता है सैंपलिंग बेस के ऊपर ऑडिट। वो सारे अकाउंट चेक नहीं करता, कुछ अकाउंट सारे चेक करता है। जैसे 700 डेटर्स हैं, उसमें से 200 डेटर चेक कर लेगा, पर अगर गलती किसी और में हुई तो ये सैंपलिंग बेस की वजह से ना ये एरर हो सकता है। हाँ जी, रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि आज जैसे ही आपको पता चला आपने करंट ईयर को भी रीस्टेट करना है, पिछले साल को भी रीस्टेट करना है और बाकियों का कलेक्टिवली इफेक्ट ले लेना है। हाँ, लेटेस्ट 2 सालों को रीस्टेट करेंगे और उससे पहले जितने भी साल होंगे उनका कलेक्टिवली इफेक्ट ले लेंगे। वो वही ना मैं कह रहा हूं कि जो चीजें जहां पर मसला आएगा उसको हमने रेक्टिफाई करवा देना, ठीक है। उसके बाद ये चीज है चेंज इन एस्टिमेशन, तो हमने पढ़ा भी हुआ है। हम लाइफ चेंज करते थे, हम रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज करते थे। अब मुझे बताया, जब लाइफ चेंज करते थे क्या पिछले साल की डेफिनेशन भी चेंज करते थे या नहीं? जो पिछले साल हो गया वो हो गया। इसका मतलब है जब भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो उसका इफेक्ट लेते हैं प्रोस्पेक्टिवली। अब प्रोस्पेक्टिवली का लफ्ज मतलब क्या हुआ? करंट ईयर और आने वाले सालों में चेंज कंसीडर करेंगे, उससे पहले जो था उसको चेंज नहीं करेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, अकाउंटिंग प्रायर पीरियड एरर है, वो इस तरह से ठीक करना है जैसे वो अकाउंटिंग पॉलिसी शुरू से यही थी या एरर कभी हुआ ही नहीं था। जी सॉरी, करंट ईयर और आने वाले सालों में भी नए हिसाब से जाएंगे। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? करंट ईयर और सब्सीक्वेंट ईयर्स। अब दोबारा वापस आए, ये स्टैंडर्ड डील करता है आपने अकाउंटिंग पॉलिसी और सेलेक्ट कैसे करनी है और अप्लाई कैसे करनी है, ये भी मैं आपको बताता हूं। फिर ये डील करता है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाए तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे। अगर वो कहता है अगर चेंज आ जाए एस्टिमेट्स के अंदर तो प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेंगे। अगर प्रायर पीरियड एरर का पता चलता है तो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे वो सवालों के अंदर अभी थोड़ा थोड़ा बताता जाता हूं। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और बाकी पिछले साल अगर इंक्लूड है तो उनका कलेक्टिवली इफेक्ट लेकर एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो सवालों में भी दिखाऊं, ठीक, ये बात समझ लगी। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने लगा हूं कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है, और एरर तो आपके बारे में आपको पता है। एरर क्या? कोई गलती हो गई हो, कोई मिस स्टेटमेंट हो गई, एरर ओमिशन हो गया, कोई भी गलती हो गया। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी रूल्स होते हैं, रूल्स, कन्वेंशन, अजम्पशंस, जिस बेस के ऊपर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो और प्रेजेंट करते हो। वो रूल जैसे हम नहीं पढ़ते, तो यानी वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, वो सारे रूल्स ही है ना। वो कहते हैं वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स, वो कन्वेंशंस, वो अजम्पशंस, जिसको बेस बनाकर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं।
तो अकाउंटिंग पॉलिसीज की अगर आपने डेफिनेशन, मैं यहां से बुक से ही आपको दिखा देता हूं। देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशन, रूल्स या प्रैक्टिसेस अप्लाइड बाय एन एंटिटी, किसके लिए? इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेफिनेशन याद हो गई? अकाउंटिंग पॉलिसी क्या चीज है? ये वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल, रूल्स, बेसिस, कन्वेंशन, जो भी आप कह लो, जो कि अप्लाई करती है एक एंटिटी, किसके लिए? इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज में 3 बातें मेन नजर आ रही होती हैं। एक मेजरमेंट बेस, बल्कि पहले रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लिख ले। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया किसको हमने कैपिटलाइज करना है, किसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंस में लिखना है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है? हमने कैपिटलाइज किसको करना है और रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे हमारा रिपेयर एक्सपेंस हुआ और जिससे लाइफ बढ़ गई, ये एक रिकॉग्निशन रूल है। कि ये रूल क्या था कि अगर किस एक्सपेंस से एसेट की लाइफ बढ़ जाए तो हम कैपिटलाइज करते हैं, ये रूल है ना। तो अगर कोई कैपिटलाइज क्राइटेरिया या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सवाल के अंदर बताया हो कि जनाब एक इंटरेस्ट है, आपने उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, उसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता है। दूसरा है मेजरमेंट बेस। मेजरमेंट बेस, सॉरी वो इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी बोरिंग कॉस्ट आपने नहीं पढ़ा। बोरिंग कॉस्ट पढ़ोगे तो वो वहां वैसे समझ लगे। कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट ऐसी होती है जो एसेट की कॉस्ट में ऐड की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने घर लोन लेकर बनाया है ना, तो लोन जो लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो घर की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। वो कैसे ऐड होता है वो 23 बताएगा। हाँ जी, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट बेस, प्रेजेंटेशन। अब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में क्या आएगा कि कौन सी कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड होनी है और कौन सी कॉस्ट ऐड, फाइफो मेथड लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है। ये भी क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर मेजरमेंट बेस में क्या आता है? कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल। ये मेजरमेंट बेस होता है। गवर्नमेंट ग्रांट को हमने डायरेक्टली डिडक्ट करना है या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है, इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। कहते हैं कि कोई प्रेजेंटेशन चेंज करो, कोई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की बात करो, कोई मेजरमेंट बेस की बात करो कि एसेट को हम लिखते हैं किस पे लिखना है। तो उस सारी चीजों को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। और इसके अंदर चेंज अगर आएगा तो हम वैसे डील करेंगे जैसे IS 8 ने हमें बताया। फिर उसके बाद है एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, हाँ जी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। वो कहते हैं कि अकाउंटिंग एस्टिमेट ऐसी अमाउंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो कि अनसर्टन है। क्या चीज है? ये एक अमाउंट होती है किसके अंदर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जो कि अनसर्टन है। मिसाल के तौर पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? हमें डाउट होता है कि हो सकता है कि इतने पैसे ना मिले, और डाउट ही है ना, 100% तो वो चीज। इसका मतलब है नंबर 1, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की बात होगी तो एस्टिमेट होगा। NRV फाइंड करनी है। एक होता है इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, वो अकाउंटिंग पॉलिसी है क्योंकि वो मेजरमेंट बेस है। अब NRV फाइंड करना वो एस्टिमेट है। NRV कैसे फाइंड करते हैं? फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। और जब है ही एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस तो नंबर 2
कैलकुलेशन ऑफ, वो भी एस्टिमेट होता है। कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी, एस्टिमेट ऑफ फेयर वैल्यू। देखें, फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल, ये क्या है, पॉलिसी है या एस्टिमेट है? ये पॉलिसी है क्योंकि ये मेजरमेंट बेस है। इसकी इतनी फेयर वैल्यू होगी, ये एस्टिमेट है क्योंकि इसमें अजम्पशंस इस्तेमाल होती है। नंबर 4, प्रोविजन फॉर वारंटी। हाँ जी, प्रोविजन फॉर वारंटी। प्रोविजन फॉर वारंटी, वारंटी से क्या मुराद है? ये जो वारंटी नहीं देते मुख्तलिफ, तो क्या उन्हें 100% श्योरिटी होती है कि इतने ही मोबाइल वापस आएंगे या इतनी हमारी प्रोडक्ट वापस? नहीं, वो अंदाजे से काम कर रहे होते हैं उसके। वैसे तो मैंने कहा ना, प्रोविजन जिसके साथ भी लग जाए ना, समझो वो एस्टिमेट है, वो पॉलिसी नहीं है। नंबर 5, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यूजफुल लाइफ इकट्ठा लिख देते हैं पुराने को, तो रेजिडुअल वैल्यू, ये सारे क्या हैं? एस्टिमेट्स। आपको बुक से भी मैं एक दफा साथ साथ वेरीफाई करवाता जाता हूं ताकि ना बुक कभी गलती से पढ़ने की कोशिश करो तो आप लोगों को परेशानी ना हो और अच्छी अल्फाज अच्छे लगे। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर मॉनिटरी अमाउंट्स, हो गया, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ये एक मॉनिटरी अमाउंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो कि अनसर्टन होती है। एक्सपेक्टेड बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, एनआरवी, फेयर वैल्यू, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड या रेजिडुअल वैल्यू, और प्रोविजन फॉर वारंटी ऑब्लिगेशन। एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ये पॉलिसी है या एस्टिमेट है, तो उसको एस्टिमेट समझना। अच्छा, ये उसने ना प्रैक्टिकल का, ये नहीं कि आपको समझ नहीं लग रही तो आप एस्टिमेट कर दो। सवाल क्या है कि अगर प्रैक्टिकली कोई नई चीज आ जाए जो स्टैंडर्ड में पहले नहीं लिखी हुई, तो आपको ये परेशानी आ रही है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में हो कि जनाब पता नहीं ये एस्टिमेट्स बनेगा या अकाउंटिंग पॉलिसी बनेगा, तो स्टैंडर्ड किसको अलाउ करवाता है? एस्टिमेट्स को। तो ये बात लिखी हुई है, व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, द चेंज इज ट्रीटेड, ठीक है। प्रायर पीरियड एरर्स तो आपको पता है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कहता जब भी कोई ऐसी गलती वगैरह हो जाए, ऐसी गलती हो जाए जिससे आपको लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर्स का डिसीजन चेंज हो जाएगा, तो वो एरर है। आज है पहचानते हैं, ये उसने आपको कोई 7 पॉइंट बताए हुए हैं, आपने बुक से नहीं देखना, यहां से देखना। An entity change in accounting for land and building from cost model to revaluation model, पॉलिसी है, एस्टिमेट है, या एरर है? अच्छा, इन तीनों में सबसे जल्दी किसका पता चल जाएगा भला? पॉलिसी का, एस्टिमेट का, या एरर का? एरर का पता चल जाएगा, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई गलती होगी वो फौरन पता चल जाएगी। तो ये क्या कह दिया आपने? पॉलिसी। द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट रिवाइज्ड, यूजफुल लाइफ रिवाइज की है, एस्टिमेट। डेप्रिसिएशन मेथड फॉर फर्नीचर चेंज, ये भी एस्टिमेट है। अच्छा, कुछ लोग तो पढ़ के बता रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे आगे एस्टिमेट पॉलिसी पर जो वो सुनते हैं वो बोल देते हैं, तो ये भी नहीं पता कि वो करना किसको है। The cost formula used for valuation इन्वेंटरी पॉलिसी, कॉस्ट फार्मूला जब भी चेंज होगा ना, वो क्या कहलाएगा? अच्छा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं, कॉस्ट फार्मूला की बात होगी, FIFO मेथड से फिटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये मेजरमेंट बेस में आता है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में आता है? रिकॉग्निशन में, मेजरमेंट बेस में, या प्रेजेंटेशन? ये मेजरमेंट बेस में आता है। मेजरमेंट बेस में आपने कहा था ना कि इन्वेंटरी मेजर्ड एट लोअर और कॉस्ट एंड एनआरवी इंक्लूडिंग कॉस्ट फार्मूला,
आप याद करो इन्वेंट्री के डिस्क्लोजर, जब आप छोटे छोटे होते थे इन्वेंट्री के 4 डिस्क्लोजर पढ़े थे। पहला क्या था? इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी इंक्लूडिंग कॉस्ट फार्मूला। तो ये मेजरमेंट बेस में आता है। It was discovered that last year inventory was undercosted. Error. It was discovered that actual NRV of the inventory much lower than expected. Estimate. अच्छा, अगर वो कहता ना इन्वेंट्री measured at lower of cost and NRV, वो पॉलिसी होता। ये कहता है कि लगता है कि एनआरवी कम है, लगता है कि एनआरवी कम है, तो जब भी एक्सपेक्टेड का लफ्ज आ जाए ना वो एस्टिमेट होता है। प्रेजेंटेशन लॉ लिख दिया, प्रेजेंटेशन चेंज फ्रॉम करंट टू नॉन करंट एसेट, ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये क्या है? पॉलिसी, क्योंकि करंट से नॉन करंट में हम जा रहे हैं। अच्छा, होता ये है कि चलिए एक बड़ी काम की बात बता देता हूं, वैसे तो नहीं बताई जाती इतनी जल्दी। क्या कह रही? हाँ जी, अभी तो हमने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं। एक लफ्ज होता है गोइंग कंसर्न, कहता है जब भी आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है ना, इस इंटेंशन से बनानी है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न जारी रहेगा। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो हम क्या ये नियत होती है कि अगले साल बिजनेस में बंद हो जाना? नहीं, बल्कि बिजनेस कम से कम कितना जारी रहेगा? कम से कम मोर देन 12 मंथ, मिनिमम मोर देन 12 मंथ, और मैक्सिमम अनफोर्सिएबल फ्यूचर टाइम। मिनिमम कितना? मोर देन 12 मंथ, यानी 12 महीने अगले ये चलेगा। अगले बार हम जब ऑडिट करते हैं ना, तो ये दरमियान में हमारे सिग्नेचर के अंदर ये अजम्पशन भी होती है कि हमारे हिसाब से ना अगले 12 महीनों तक ये बिजनेस बंद नहीं होना। अगर बिजनेस बंद हो जाए ना, तो और हमने ये ना लिखा हो तो हमारी बदनामी भी है, फर्म की बदनामी है। स्टेटमेंट लिखनी होती है उसके अंदर। नहीं, वो अंदाजा लगाने के बड़े तरीके हैं, वो जब आप ऑडिट पढ़ोगे तो उसमें अंदाजे होंगे, ठीक है, कि किस किस वजह से आपका बिजनेस बंद होने के चांसेस हैं। अब सुने जरा, अगर आपने गोइंग कंसर्न बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है फिर तो है ठीक, लेकिन अगर आपको लगता है, डाउट है कि ये बिजनेस अगले पूरे 12 महीने नहीं चल पाएगा, बनाएंगे सही, लेकिन उसके हम लिखेंगे कि हम गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बना रहे, उसको बोलते हैं सम अदर अल्टरनेटिव बेसिस। गोइंग कंसर्न पर ना बनाएंगे तो फिर क्या बनते हैं? और उसे ब्रेकअप बेसिस भी बोलते हैं, ब्रेकअप बेसिस या अदर अल्टरनेटिव बेसिस। अब सुने, अगर गोइंग कंसर्न पर नहीं बनेगा तो बताओ फिर उसमें सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा? ये एक इतनी छोटी बात है जो कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होती है, छोटी सी बात। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारे नॉन करंट एसेट करंट एसेट बन जाएंगे। भला क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस तो अगले 12 महीनों चल ही नहीं पाएगा, तो नॉन करंट एसेट तो है ही नहीं फिर, क्योंकि नॉन करंट एसेट तो वो होंगे ना जिनकी लाइफ मोर देन 12 मंथ है, तो आपके बिजनेस की लाइफ मोर देन 12 मंथ नहीं रही। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने फिर सारे अपने जो नॉन करंट एसेट्स हैं या नॉन करंट लायबिलिटीज हैं उनको किस में लेकर चले जाते हैं? फिर हम नॉन करंट एसेट का कॉलम ही नहीं बनाते। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो फिर नॉन करंट एसेट का कॉलम, अगर गोइंग कंसर्न को मसला है, अगर गोइंग कंसर्न पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे, तो फिर आप सारे नॉन करंट एसेट्स को करंट एसेट में कन्वर्ट करते हैं। तो मेन ये मसला आता है, अदरवाइज नहीं। चलो जी, सबसे पहले हम जा रहे हैं सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग। पहला हेड जी, लायबिलिटीज को भी। सबसे पहला हमारा हेड क्या है? सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। मैं थोड़ा जल्दी करवा दूंगा ताकि जिन लोगों ने नमाज पढ़नी है वो उसको टाइम पर फ्री हो जाए। सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग, डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये वो पोर्शन है जो पेपर में आज तक नहीं आया, और अगर आ गया ना तो किसी ने हल भी नहीं करना, क्योंकि ये कोई पढ़ के नहीं जाता प्रॉपर।
ये वाला हालांकि हमारी बुक के अंदर है और मैं तो कहता हूं कि ये 7-8 नंबर का आ जाना चाहिए, लेकिन ऑडिट के अंदर ये कई दफा पूछा जाता है। सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग, सबसे पहले वो कहता है कि अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन, किसी इवेंट या कंडीशन के बारे में आईएफआरएस ने स्पेसिफाई कर दिया तो वही करो जो आईएफआरएस ने कहा। जैसे आईएफआरएस ने कहा जी कैश सेल करोगे तो एंट्री क्या पास करो, कैश टू सेल, तो हम कैश टू सेल एंट्री पास करते हैं। पहली बात क्या है, सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग में स्पेसिफाई बाय, किसके बारे में, किसी इवेंट, किसी ट्रांजैक्शन या किसी कंडीशन। इवेंट, ट्रांजैक्शन या कंडीशन के बारे में अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि इसको ऐसे डील करना है तो हमने कैसे डील करना है, जैसे तो आईएफआरएस को फॉलो कर ले। अच्छा जी, अगर आईएफआरएस के अंदर नहीं लिखा हुआ तो फिर हम जजमेंट, मैनेजमेंट की जजमेंट देखें या हम अपनी जजमेंट देखेंगे कि जज करेंगे कि अच्छा किस पेज को होना चाहिए, और वो हमारी जजमेंट बेस करनी चाहिए उस ट्रांजैक्शन किस चीज से रेलिवेंट है और कितनी रिलायबल, उसकी रेलिवेंस और रिलायबिलिटी देखिए। अगर आईएफआरएस के अंदर सिलेक्शन और अप्लाइंग का प्रोसीजर लिखा हुआ है किसके बारे में, किसी ट्रांजैक्शन, इवेंट या कंडीशन के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस। अगर आईएफआरएस के अंदर नहीं लिखा गया तो फिर जजमेंट बेस पे करेंगे, और वो जजमेंट कैसी होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। किससे रेलिवेंट होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, और रिलायबल भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी लिख दो, दोनों चीजें होनी चाहिए। अच्छा, ये रेट्रोस्पेक्टिवली, और ये मैंने आपको बता दिया है, ये सिलेक्शन के बारे में वो क्या कहता है, when IFRS specifically applied transaction, event, condition, accounting policies applied shall be determined by applying the IFRS. In absence of IFRS applicable specifically, management shall use its judgment, और वो जजमेंट किस बेस पे होनी चाहिए, रेलिवेंट। और अब यहां तक हम पहुंच गए। कहते हैं रिलायबिलिटी का कैसे पता चलेगा कि ये रिलायबल है, कहते हैं उसमें 5 फीचर्स होनी चाहिए। ये पेपर में सवाल आ सकता है कि जब अकाउंटिंग पॉलिसीज की सिलेक्शन और एप्लीकेशन आईएफआरएस नहीं बताएगा तो मैनेजमेंट जजमेंट की अप्रोच के ऊपर वो पॉलिसी सिलेक्ट और अप्लाई करेगी। कहते हैं वो किस बेस पे करेगी, वो आपने एक्सप्लेन करो। तो हम कहेंगे कि वो रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो और रिलायबल हो। और रिलायबल से क्या मुराद है कि सबसे पहले उसमें कौन कौन सी फीचर हो, पहले वो फेथफुल इंफॉर्मेशन, हाँ जी, वो इंफॉर्मेशन फेथफुल होनी चाहिए, ईमानदारी के ऊपर डिपेंड, यानी कोई फेक सेल्स वगैरह ना हो। उसके बाद इकोनॉमिक सब्सटेंस, चेक करते हैं कितने लोगों ने पीआरसी पढ़ के आए हैं यहाँ। इकोनॉमिक सब्सटेंस का मतलब क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड उस ट्रांजैक्शन के ट्रांसफर हो चुके हों। आपको पता ना, वो जब हम परचेज करते हैं कोई चीज तो उस वक्त तक नहीं लिखते जब तक कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, कुछ सब्सटेंस ओवर फॉर्म उसे कहते थे। इकोनॉमिक सब्सटेंस का मतलब यह है कि उस ट्रांजैक्शन का या उस इवेंट का रिस्क एंड रिवॉर्ड भी क्लियर हो चुका हो। तीसरे नंबर पे न्यूट्रल,
न्यूट्रल का मतलब होता है बाइस्ड फ्री, अनबाइस्ड। ये ना हो कि मैं एक गाड़ी की ना वैल्यूएशन कर रहा हूं, फेयर वैल्यू, वो गाड़ी किसी मेरे जानने वाले की, मैं उसकी वैल्यू ज्यादा कर दूं तो मैं फिर न्यूट्रल तो ना हुआ। तो न्यूट्रल का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है कि आपने ये भी ख्याल रखना है कि अगर एसेट और इनकम है तो कहीं ओवरशेयर ना हो जाए, और लायबिलिटी और एक्सपेंस है तो कहीं। और तीसरे नंबर पर कंप्लीट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, हर तरह से वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब कोई चीज कंप्लीट का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन हो चुकी हो, उसकी इनवॉइसेस भी आपके पास हो, पूरी अमाउंट से लिखी हो, हर तरह की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो। जी हाँ, नहीं कंप्लीट का मतलब अमाउंट भी उसकी पूरी हो। जैसे मैं कहूँगा जी पेन की क्या कीमत है, आप कहोगे जी 200-300 है, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। 200 है या 300 है, दैट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब पहली बात, सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग वाला 4 टोटल फेज है और 4 ही दिन लगने हैं इस टॉपिक पे, या हम इस पर थोड़े से ज्यादा दिन लगाएंगे क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग। अगर आईएफआरएस किसी ट्रांजैक्शन के बारे में स्पेसिफाई कर दे तो हमने आईएफआरएस को फॉलो करना है। अगर वो नहीं करेगा तो हम मैनेजमेंट अपनी जजमेंट देखेगा, और जजमेंट किस बेस पर होनी चाहिए? रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलायबल। अब रिलायबल किस पर बेस करेगी? फेथफुल इंफॉर्मेशन हो, इकोनॉमिक सब्सटेंस, न्यूट्रल, प्रूडेंट, कंप्लीट। अच्छा, वो ये कहता है कि आपने जो रिलायबिलिटी चेक करनी है या रेलिवेंस चेक करनी है, आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये चीज ऐसी है? एक तो है ना स्टैंडर्ड ने गाइड कर दिया, आप कैसे अंदाजा लगाओगे? जैसे आपसे आपकी कोई बंदा जजमेंट पूछता है तो आप कोई जजमेंट करते हो तो किस बेस पे जजमेंट करोगे? पहली बात, इस जैसा मैटर कोई आईएफआरएस के अंदर पहले डिस्कस हो चुका हो तो आपको क्या, अच्छा इस जैसा मैटर आईएफआरएस ने ऐसे डील किया था, आप भी वैसे कर दो। या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फिलहाल मैं इतना कह दूं कि वो एक अदर टाइप ऑफ स्टैंडर्ड है, वो है स्टैंडर्ड की तरह होते हैं। ये हमारे चैप्टर में है, ये हमारे सिलेबस में है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जब हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे डिटेल में, मैं बताऊंगा कि स्टैंडर्ड में और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में फर्क क्या है। कोई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में डिस्कस की हो उस मैटर के बारे में, या किसी और स्टैंडर्ड बॉडी ने इस मैटर को डिस्कस किया। मिसाल के तौर पर हम सीए कर रहे हैं, अब कोई ऐसा मैटर आ गया जो हमने सीए में डिस्कस नहीं किया, पता चला इसी सीए वालों ने इस मैटर को डील किया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो मैटर जिस तरह से उन्होंने डील किया हम भी वैसे, क्योंकि हम हमारे स्टैंडर्ड ने तो कुछ बताया ही नहीं, तो फिर हम क्या कहेंगे? अगर आप अपनी जजमेंट बेस बना रहे हो तो किस बेस बनाओगे? ये मैटर पहले आईएफआरएस में किसी तरह से डिस्कस हुआ हो, या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में डिस्कस हुआ हो, या किसी और स्टैंडर्ड बॉडी ने ये मैटर डील किया हो। ठीक होगी बात? चले जी, ये आपके तकरीबन 2 पेज हो गए, बल्कि 3 पेज हो गए। ये पहला पेज था आपका, ये कंप्लीट है जी आपका। ये दूसरा पेज भी आपका कंप्लीट हो गया जी। ये तीसरा पेज, ये देख लें, फेथफुल, इकोनॉमिक सब्सटेंस, न्यूट्रल, प्रूडेंट, कंप्लीट। कहता है इन मेकिंग सच जजमेंट द मैनेजमेंट शुड कंसीडर द फॉलोइंग सोर्स। कौन सा? IFRS deal with similar and related issue, conceptual framework for financial reporting, recent pronouncements of other setting bodies। फिर वो कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली अनलेस रिक्वायर्ड परमिटेड बाय IF। ठीक होगी बात? यहां तक हमारा ये हो गया, और आपने इसको बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। पेपर में वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है सेलेक्टिंग एंड अप्लाइंग के अंदर के कोई एक पोर्शन, 8 नंबर का पूछेगा तो सारा पूछेगा, वरना कोई 1-2 नंबर का पूछेगा तो कोई एक पार्ट पूछ लेगा। वो क्या पूछेगा? रिलायबल की कंडीशन पूछ लेगा, ये सोर्स पूछ लेगा। अभी तक नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है। कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे दूसरा फेजेस।